Hello students, welcome to the class. Students, in the last videos, we learnt how to join two simple sentences into one simple sentence by using participles. Now, in this video, we again are using participle, but it is at nominative absolute. Now, what is the difference? In the last videos, when we joined two sentences or three sentences, the subject of all the sentences was same. जो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था वही सेकंड सेंटेंस का भी सब्जेक्ट था. बट इन दिस सेंटेंस you see, this is the first sentence. The weather was fine. Subject is the weather. The travelers left the hotel. Subject is the travelers. The weather was fine. The travelers left the hotel. तो दोनों सब्जेक्ट अलग हैं. पहली बात वेदर यानी मौसम के बारे में हो रही है, दूसरी बात ट्रैवलर्स के बारे में हो रही है. तो यहाँ अगर हम इस सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, पहले हम जब करते थे तो यहाँ का सब्जेक्ट हटा करके पार्टिसिपल से ही सेंटेंस यूज़ कर रहे थे, सेंटेंस स्टार्ट कर रहे थे. अब हम अगर इस सब्जेक्ट को यहाँ नहीं लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये बात किसके लिए हो रही है. पहले तो दोनों बातें एक ही सब्जेक्ट के लिए हो रही थी, तो हम सब्जेक्ट पार्टिसिपल के बाद लगा रहे थे फ्रेज बना के. अब हमें सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना है. दोनों सब्जेक्ट लिखने होंगे. द वेदर, अब यहाँ वाज एंड फाइन. फाइन इज एडजेक्टिव. वेदर मौसम सुहाना था, अच्छा था. तो वाज के बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ही यहाँ एक वर्ब है और कोई वर्ब है नहीं. और ये फाइन जो है ये एडजेक्टिव है, यानी ये विशेषता बता रहा है वेदर की, मौसम कैसा था. तो एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव ही रहेगा, उसका पार्ट ऑफ स्पीच हमें चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका चेंज करना है. इसको हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे. तो वेदर वाज को हम चेंज करके लिखेंगे क्या? वेदर वाज इज द फॉर्म ऑफ बी, और आप जान रहे हैं लास्ट वीडियोस से कि इज एम आर वाज वर्ब को हम बीइंग में चेंज करते हैं. द वेदर बीइंग फाइन. इफ इज एम आर वाज वर्ब अकेला है, उसके बाद और कोई वर्ब नहीं है, तब हम बीइंग लगाएंगे यहाँ. द वेदर बीइंग फाइन. द वेदर बीइंग फाइन. नाउ कॉमा, फुल स्टॉप की जगह कॉमा आएगा. एंड द ट्रेवलर्स, ठीक स्मॉल हो जाएगा. द ट्रेवलर्स लेफ्ट द होटल. ये पूरा ऐसे का ऐसे ही आएगा, ये पूरा सेंटेंस, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. तो चेंज क्या हुआ? ओनली वाज को हमने बीइंग में चेंज किया. सेकंड सेंटेंस देखते हैं. द स्कूल वाज ओवर. The school was over. The teachers left the school. The school was over. The teachers left the school. The school was over. यहाँ भी ये वर्ब नहीं है. स्कूल ख़त्म हो गया था, एंड हो गया था. टीचर्स स्कूल छोड़ चुके थे. तो यहाँ भी हम वाज को केवल चेंज करेंगे, और वाज चेंज होके बीइंग लगेगा, और द स्कूल ऐसे ही यहाँ आएगा, ओवर ऐसे ही आएगा, ये पूरा सेंटेंस ऐसे ही आएगा. जो ये फुल स्टॉप है इसका कॉमा चेंज होगा. तो बस ये दो चेंजेस होने हैं. इज एम आर वाज वर्ब को हम बीइंग में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट की जगह, ये सब्जेक्ट अपनी जगह, बाकी पूरा सेंटेंस अपनी जगह. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. तो ये हमारा था प्रेजेंट पार्टिसिपल. जो हमने ये यूज़ किया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया. और अगर यहाँ पर वर्ब लगा हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हमारा मेन वर्ब भी हो, तब हम क्या करेंगे? यहाँ के सेंटेंसेस में तो इन दोनों में वर्ब नहीं था, वर्ब की जगह केवल वॉज ही वर्ब था. एक सेंटेंस देखते हैं. द सिग्नल वाज गिवन. द सिग्नल वाज
गिवन। अब गिवन तो वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ट्रेन स्टार्टेड, ये आपका सेकेंड सेंटेंस है। द सिग्नल वाज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड। नाउ इट इज़ वर्ब, थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कब यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तब आती है जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखते हैं। तो दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस को जब हम चेंज करेंगे, जब भी सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में है, यानी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, तब हम इसको बीइंग में चेंज नहीं करेंगे। तब यहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लगाएंगे। उस समय हम यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। किस तरह से? द सिग्नल तो सिग्नल यही रहेगा, सब्जेक्ट अपनी जगह पे आएगा, दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट हैं। द सिग्नल हैविंग बीन, तब हमारा जो वॉज है ये हैविंग बीन में चेंज होगा। द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, गिवन ही रहेगा, कॉमा द ट्रेन started. The signal having been given, the train started. This is perfect participle. Okay? Passive voice के लिए ये perfect participle passive voice में जब लगाएंगे तब having been use करेंगे। passive voice की पहचान क्या है? helping verb के बाद आपको verb की थर्ड फॉर्म मिलेगी। One more example. The letter was written. He posted it at once. The letter was written. He posted it at once. Here also you see helping verb and the third form of the verb V3 is used here. Helping verb and V3 verb की third form. He posted it at once, ये आपका past tense में है। This is in passive voice. And passive voice को change करने के लिए हमें क्या change करना है? was को change करेंगे having been में। The rest of the sentence will be the same. Written will be written, the letter will be the letter, this sentence will be the same, and full stop will become a comma. So sentence will become now the letter having been written, comma, he posted it at once. ओके, आपने दो चीज़ें देखी। अब तीसरी तरह से देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल के ही और भी उदाहरण हैं। द पुलिस अराइव्ड, नो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। इट इज इन सिंपल पास्ट टेंस। द पुलिस अराइव्ड। द मॉब dispersed. The police arrived, the mob dispersed. पुलिस पहुंच गई और भीड़ तितर बितर हो गई। तो ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। यहाँ हम इन दोनों कामों के बीच में गैप है, पुलिस के पहुंचने और इसके होने के बीच में थोड़ा गैप। आपको परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना है। द पुलिस having arrived, comma, the mob dispersed. तो इट इज ऑल्सो परफेक्ट पार्टिसिपल। जब हमारा सिंपल सेंटेंस है तो हम एक्टिव वॉइस में
तो हैविंग अकेला लगाएंगे, और जब पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीन लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर entered the class. Students stood up. टीचर क्लास में एंटर हुई, स्टूडेंट खड़े होते हैं। तो यहाँ पे भी वर्ब की पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा। टीचर एंटर हुई और स्टूडेंट्स खड़े हुए, दोनों में थोड़ा सा गैप होगा। तो टीचर हैविंग एंटर्ड, केवल यहाँ पे हैविंग ऐड होगा। जैसे यहाँ पे केवल हैविंग ऐड हुआ, बाकी सब सेम है, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ, बस ये कॉमा लगा और हैविंग ऐड हुआ। तो टीचर की जगह पे, द क्लास की जगह पे, स्टूडेंट्स स्टूडेंट, पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा सेम। तो सेंटेंस विल बिकम द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, कॉमा, दा तो है नहीं तो दा लगाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स स्टूड अप। आई होप बच्चों आपको ये बातें समझ में आई होंगी इसमें, कि जब भी सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर, वाज, वर का यूज़ हुआ है तो हम बीइंग का यूज़ करेंगे। और सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले इन दोनों के बीच में हैविंग लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस यूज़ हुई है वर्ब में तो सब्जेक्ट के बाद हम हैविंग बीन यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन, फिर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही लगेगी। यहाँ हैविंग के बाद अराइव्ड लगा है, ये जो V3 भी इसका यही है, हैविंग के बाद वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अगर यहाँ आपको पास्ट टेंस में वेंट लिखा होता तो हैविंग वेंट नहीं होता, यहाँ गोन होता। तो यहाँ ये थर्ड फॉर्म जो है वही थर्ड फॉर्म होगी, यहाँ ये जो है सेकंड फॉर्म, यही थर्ड फॉर्म भी सेम होगी। तो दीज आर इरेगुलर वर्ब्स, तो इसलिए ये आपका थर्ड फॉर्म में सेम आ रहा है। वैसे अगर यहाँ जो सेकंड फॉर्म है अगर वो अलग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दूसरी होती है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म समझ के लगानी होगी। हैविंग के साथ, हैविंग बीन के साथ भी थर्ड फॉर्म लगेगी, वहाँ तो आपको थर्ड फॉर्म ही मिलेगी। जहाँ आपको हैविंग बीन लगाना होगा वो पैसिव वॉइस में लिखा होगा, पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस लिखा होगा वहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ही लगी होगी। तो आपको वहाँ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हैविंग बीन लगाना है बस, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ आपको थर्ड फॉर्म आपको समझनी पड़ेगी कि क्या लगाना है। कि बच्चों आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। प्रैक्टिस कीजिए और करके दिखाइए।